हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है, फिट है। आप लोगों से यही हमारा आशा है कि आप लोग बिल्कुल, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चलती होगी और आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस से पूरा लग जाइए। चक दे इंडिया, फोड़ दे इंडिया, मतलब एकदम बोला जाए यूपीएससी इस बार किसी तरह 26 में कंप्लीट करना है आप लोग को। आप लोग से एक और निवेदन है, और ये मेरा चैनल यूट्यूब पे ग्लोबल कैरियर, और ग्लोबल कैरियर को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयरिंग कीजिए, वाचिंग कीजिए, नोट्स बनाइए और इसके पैरेलल आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तिब्बत और चीन। तिब्बत और चीन कठोरता, साजिश और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक का महायुद्ध। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हम देखेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक आईआर का है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसको थेसिस बोलिए, परिचय बोलिए या भूमिका बोलिए। चलिए अब आप लोग स्टार्ट कीजिए। तिब्बत प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब तिब्बत का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों उभर कर आता है जियोपॉलिटिक्स में? तिब्बत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व से जुड़ा हुआ विषय है। चीन के लिए तिब्बत उसी की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का प्रश्न है, जबकि दुनिया के कई देशों के लिए मानवाधिकार, आत्मनिर्णय और धार्मिक स्वतंत्र का प्रतीक बन चुका है। इसी कारण तिब्बती मुद्दा धीरे धीरे एक अस्थायी विवाद से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महायुद्ध का हिस्सा बन गया था। समझ गए? फुल स्टॉप दीजिए। अब आगे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट कीजिए। प्राचीन तिब्बत एक स्वतंत्र सभ्यता। तिब्बत का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। फुल स्टॉप दीजिए और नीचे आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। 7वीं शताब्दी के सोंगतसेन गंपो के शासन में तिब्बत एक स्वतंत्र शक्तिशाली साम्राज्य बना। मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो अपनी अलग भाग तिब्बत का, मतलब तिब्बती भाग जो था वो चीन से एक अलग भाग था, समझ गए, और एक स्वतंत्र राष्ट्र था। बौद्ध धर्म की विशिष्ट परंपराएं यहाँ देखने को मिलती है। स्वतंत्र प्रशासन थी यहाँ पे। चीन से संस्कृति संपर्क, लेकिन राजनीतिक अधीनता नहीं थी। फुल स्टॉप दीजिए और ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। इतिहास में तिब्बत कभी कभी चीन के साम्राज्य युआन, मिंग, छिंग से जुड़ा रहा, लेकिन अधिकतर समय वह श्वेता या स्वतंत्र रहा है। फुल स्टॉप दीजिए। अब पॉइंट लिखिए। चीन का दावा। चीन का दावा क्या, क्यों चीन इसमें दावा करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तिब्बत हमेशा चीन का हिस्सा था। चीन का आधिकारिक दावा यह है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का अभिन्न अंग रहा है। मंगोल यूनान शासन के समय से चीन की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। कब हुई थी चीन की तिब्बत पे संप्रभुता? मंगोल और यूनान शासन जब वहां पे शासित करते थे, उस टाइम में चीन ने उस पर अधिपत्य कर लिया था। इसी का दावा चीन करता है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि यूनान साम्राज्य मंगोल का था, चीन राष्ट्र राज का नहीं था। यहाँ पे ये भी खंडन है, इसको भी दिखाना जरूरी है। तिब्बत और चीन दोनों मंगोल साम्राज्यों के अधीन थे और एक दूसरे के नींव। यहीं से इतिहास की व्यवस्थाओं को लेकर साजिश और टकराव शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे मोगल को भी आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, और मोगल के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शन आप देखेंगे एशियंट से मैं क्यों आपको मेडिवल पीरियड में ला रहा हूं मोगल में, क्योंकि मोगलों का वंशज किस किससे वंशज था। तो आप लोगों इस पे कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर मोगल जो वंशज थी वो किसके वंशज थी। चलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ। कमेंट कीजिए आप लोग, मैं भी देखूं कि आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं और कैसी तैयारी चल रही है आपकी। अभी आप फुल स्टॉप दीजिए। आप लिखिए 20वीं सदी की शुरुआत में शक्ति संतुलन का बदलाव। देखिए, और इतिहास की व्याख्या को अगर साजिश और टकराव का अगर हम शुरू मानेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में जो है ना, अभी भी आप लोगों ने देखा भी होगा, चीन का जो है तिब्बत पे रह रह के अपने स्टेटमेंट देना और वहां पे अपने सैनिकों को एक तरह से मतलब बोला जाए प्रहार भी करना, और वहां की जनता को कठोर यातनाएं भी देती है चीनी गवर्नमेंट। तो ये चीजें खुल के जियोपॉलिटिक्स में आता रहता है। ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स के लिए तिब्बत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग? 1911 में चीन ने छिंग राजवंश का पतन और चीन आंतरिक अराजकताओं से चल गया था, मतलब जूझ रहा था। तिब्बत ने व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र घोषित की थी, और 1913 से 1950 तक तिब्बत ने स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम किया था।
लेकिन किसी बड़े देश ने तिब्बत को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। समझ गए, यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति की पहली चुप साजिश थी। अगर पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल पैटर्न पे अगर 1913 से 1950 तक अगर अमेरिका या जो है यूरोप की बहुत सारी कंट्री हो गई या अपना भारत उस टाइम में अगर खुले तौर पे तिब्बत को स्वीकार कर लिया होता एक देश पे, तो आज तिब्बत का जो औपचारिक रूप से जो हालत है वो हालत नहीं होता। मगर भारत आज भी तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता और कल भी मानता रहा है। जब मंगोल साम्राज्य वहां पे स्थापित थी, चंगेज खान, तो उस टाइम में भी भारत ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही देखा था। समझ गए। अब आइए अब यहाँ पे फुल स्टॉप देके अगला पॉइंट आप कीजिए 1949 से 1951 तक का। चीन का तिब्बत पर कब्जा 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट चीन पीआरसी की स्थापना हुई थी। 1950 में चीनी पीपुल्स लिबरल आर्मी पीएलए तिब्बत में घुसी और इसे शांतिपूर्ण मुक्ति कहा गया था। किसने शांति मुक्ति कहा था? चाइना ने कहा था। तिब्बत इसका खंडन किया था और इसका जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध भी हुआ था। 1951 में 17 सूची समझौते तिब्बत पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। चीन की संप्रभुता स्वीकार कराई गई थी और तिब्बत के अनुसार यह जो है एक तरह से दमन पूर्वक कैद था और जबरन इन पे हस्ताक्षर करवाए थे। ये तिब्बत की तरफ से दलाई लामा ने ये अपने स्टेटमेंट और वक्तव्य दिए थे। यह समझौता जबरन था, यह एक सैन्य और राजनीतिक साजिश थी। 1959 का विद्रोह और दलाई लामा का निर्वासन। 1959 में मतलब लहासा में चीनी शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ और चीनी सैनिक ने कुर्क दमन किए थे। हजारों लोग मारे गए थे। दलाई लामा भारत में शरण लिए और भारत ने शरण की दी और भारत ने कहा उन्होंने शरण लिया था धर्मशाला में। यही से तिब्बत मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुलकर आया था। चीन का आरोप अमेरिका और भारत तिब्बत को चीन से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पे हनन हो मानव अधिकार की, जहां पे नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं हो, वहां पे भारत हरदम प्यार की बात किया है, मोहब्बत की बातें की है और भारत का डायलॉग हरदम रहा है तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। समझ गए। और बुद्ध का भी उपदेश रहा है, उसी को अनुसरण करके हमारी भारतीय राजनीतिक पालन करती है। याद रखिएगा आप लोग जो है। और चाणक्य की नीति भी है। आपको ये चीजें जो है ना, सुभाष चंद्र बोस ने भी ये चीजें बोला था। बहुत सारी चीजें आप हिस्ट्री में देखिएगा तो बहुत सारी पॉइंट देखने। अब सुभाष चंद्र बोस का था दमनकारी नीति। समझ गए ना आप? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आपने देखा होगा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो मोमेंट्स हुए थे और जो है आपको बोला जाए फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने जो स्थापना की थी, वो आपको शायद एक लेक्चर मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं इसलिए आप लोग को लिंकेज कर रहा हूँ तो कोई सारी चीजें जो होती है ना यूपीएससी वहां से लिंक कर देती है। समझ गए। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आप लोग दीजिए। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये कहा कि ये अमेरिका की सबसे वर्ल्ड की सबसे सुपर फास्ट एजेंसी है। CIA और पश्चिमी देशों की भूमिका इसमें क्या रहा है? यह अब सार्वजनिक दस्तावेजों से साबित है कि 1950 के 60 के दशक में CIA ने तिब्बती लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया था। देखिए अब चाइना जो है सीधा किस पे वार कर रहे हैं? अमेरिका पे कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो एजेंसी है उस पे बोल रहा है। हथियार और धन मुहैया कराया था। उद्देश्य कम्युनिस्ट चीन को कमजोर करना और शीत युद्ध में रणनीतिक लाभ हो। शीत युद्ध का मतलब कहाँ? सोवियत संघ की बातें आ जा रही है। सोवियत संघ जो है चाइना उस टाइम में साथ दे रहा था और जो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि चाइना जो है ना यूएसए को कि वो हमारे पैरेलल निगेटिव हमारा एक तरह से रोल निभा रहे रशा को लेके। समझ गए आप? यह तिब्बत एक मोहरा पवन बन गया था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विस्तार पर गहरा एक ध्रुव पटल पे एक विषय उभर के सामने आया था। यहाँ पे आप फुल स्टॉप दीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। भारत और तिब्बत धर्म सुरक्षा और रणनीतिक। भारत के लिए तिब्बत की स्वतंत्रता की औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। 1954 में पंचशील समझौते हुए थे। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1962 के बाद जो है ना तिब्बत चीन के लिए भारत के खिलाफ सैन्य प्लेटफॉर्म बन गया था। अब 1962 के बाद से भारत ने भी खुले तौर पे चीन को समर्थन दिया था, क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पे जो आक्रमण किए थे सीमा को लेके और जो अपने देश पे जो रोप लगाया था कि भारत जो है ना तिब्बत को, मगर दलाई लामा को जो धर्मशाला में हमने जो शरण दिया था उसके अकॉर्डिंग जल भुन गया था चाइना और उसी के अकॉर्डिंग बोगलहाट में उसने 1962 में भारत पे आक्रमण किया था। मेन रीजन यहाँ पे ये था
तिब्बत एशिया का जल टकराव और भू राजनीतिक तिब्बत को एशिया का जल टकराव कहा जाता है। यहीं से निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यक्से, मेकांग नदियां। ये कहां से निकलती है? तिब्बत से ही निकलती है। चीन का नियंत्रण मतलब चीन का नियंत्रण अगर हो जाए तिब्बत पे तो क्या असर पड़ेगा? ग्लोबल इंपैक्ट जो बोला जाए बेसिकली अपने भारत पे। देखिए, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया और अप्रत्यक्ष दबाव, पानी को हथियार बनाने की क्षमता, यह आधुनिक भू राजनीतिक साजिश का केंद्र। पानी का हथियार क्यों? चाइना चाह रहा है कि तिब्बत में जो है ना आपको ब्रह्मपुत्र पे, सिंधु पे जो है वहां पे वो डैम बनाए और बिजली उत्पादन करे। उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपकी न्यूक्लियर नाभिकीय प्रक्रिया मतलब उसकी जो एटॉमिक रिएक्टरों को बढ़ावा देना चाह रहा है और पानी को रोक के भारत पे जो है ना एक तरह से प्रहार करना चाह रहा है, मतलब एक तरह से वार करना चाह रहा है, इनडायरेक्ट वे में भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये आप रहा। अगला पॉइंट आप दीजिए इसमें, मानवाधिकार बनाम संप्रभुता। पश्चिमी देश कहते हैं कि धार्मिक दमन, संस्कृति विनाश, पुनर्शिक्षा शिविर, जनसंख्या की बदलाव मतलब एक तरह से बदलाव या दबाव, हानि चीन बसावट। चीनी कहता है कि यह आतंकवाद विरोधी नीति है। मतलब चीन बोलता है कि तिब्बत जो है वो चाइना के खिलाफ आतंकवादी विरोधी कार्य कर रहे हैं, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। विकास और आधुनिकीकरण यह टकराव का कारण है। मानवाधिकार बनाम राज संप्रभुता 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल संघर्ष है। फुल स्टॉप दीजिए यहाँ पे। दलाई लामा और उत्तराधिकारी की रणनीतिक और राजनीति के क्या क्या पहलू हैं इसमें? दलाई लामा की बढ़ती उम्र, अगला दलाई लामा कौन होगा? चीन कहता है कि हम तय करेंगे और तिब्बती परंपरा कहती है कि धार्मिक प्रक्रिया से यह भविष्य का धार्मिक और राजनीतिक विस्फोट का मुद्दा रहा है। मतलब तिब्बती लोग जो हैं, दलाई लामा जो है वो कहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने जो है ना अगले पूर्ण पीढ़ी को या अपने जो है धर्म गुरु को हम निर्धारित करेंगे। चाइना कहता है कि हम करेंगे। चाइना तो कहता है कि तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है। चाइना तिब्बत हरदम इसका अभिखंडन करता है। ना तो ये भारत भी स्वीकार करता है, ना यूएसए करता है, ना यूरोपियन यूनियन करता है, ना ऑस्ट्रेलिया करता है। जो एक विश्व मंच पे, ध्रुव पटल पे जो है हर तरफ से चाइना का तिब्बत को लेके खंडन ही हुआ है। याद रखिए लगा। अब आगे देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा? चीन और पश्चिमी के बीच में तिब्बत को लेकर संघर्ष, अमेरिका चीन शीत युद्ध 2.0 और तिब्बत आज। अमेरिका खुले तौर पर तिब्बत का मुद्दा उठाता है। समझ गया? तिब्बती नीता मतलब तिब्बती नीति जो है अधिनियम के अकॉर्डिंग दलाई लामा से आधिकारिक संपर्क किए हुए और चीन इसे मानता है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और रंगीन क्रांतिकारी की मतलब एक रंगीन क्रांति या रंगीन क्रांतिकारी के तौर पे जो है दलाई लामा पे प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और रंगीन क्रांति की साजिश भी चाइना बोलता है। ये किसको बोलता है? जो किसको बोलता है? एक तरह से इनडायरेक्ट वे में जो है ना भारत और यूएसए को भी जो है चाइना खुले तौर से बोलता है। क्या तिब्बत कभी स्वतंत्र होगा? वास्तविक में वास्तविकता अगर हम देखें तो सैन्य रूप से असंभव है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्रतीकात्मक है, मतलब यूएसए भी कोई खुल के समर्थन नहीं दे सकता और हम भी भारत भी हैं, तो डायरेक्ट वे में हम कोई इस तरह का जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। कोई देश चीन से युद्ध नहीं चाहता है। संभावनाएं सीमित, संस्कृति सभ्यता, अंतरराष्ट्रीय दबाव से नरमी, यह यथा स्थिति का दौर है। अगर निष्कर्ष हम लास्ट में देखें, कंक्लूजन, साजिश या शक्ति की रणनीतिक या राजनीतिक, तिब्बत की कहानी केवल साजिश नहीं है, केवल नैतिकता भी नहीं है। यह शक्ति, डर, संसाधन और नियंत्रण की कहानी है। तिब्बत चीन के लिए अस्तित्व का प्रश्न है, पश्चिम के लिए दबाव का हथियार है। समझ गए ना? भारत के लिए सुरक्षा चुनौती है, तिब्बतियों के लिए पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो है फुल स्टॉप दीजिए। और तिब्बत आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महायुद्ध का एक मौन लेकिन केंद्रीय मोर्चा बना हुआ है। फुल स्टॉप दीजिए। ये आज हमारा टॉपिक और ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इम्पैक्टफुल आप लोगों का ये रहा है।